आफ्टर द ब्रेक और अब कुछ बात करते हैं होम सेक्रेटरी शबाना महमूद जो कि शी इज़ नॉट कमिंग स्लो। हमने देखा कि पहले सख्त तरीन इमिग्रेशन रूल्स लाने की उन्होंने कोशिश की, जिसके बाद हमने बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ पर परेशान भी देखा। फिर लोगों को ये मौका भी दिया गया कि वो अपनी राय भी ज़रूर दें, ना सिर्फ जो आम लोग थे, जो इमिग्रेंट्स थे, बल्कि जो लीगल एक्सपर्ट्स थे उनको भी ये मौका फराहम किया गया कि वो जो एक्सपेक्टेड इमिग्रेशन रूल्स हैं, जिसमें सेटलमेंट का जो टाइम है वो बढ़ाने की बात की गई, उस पर अपनी राय दें। फिर हमने ये देखा कि वो प्रोसेस क्लोज हुआ। उसके बाद सब लोग कंफ्यूजन में थे कि क्या वाकई 5 से 10 साल होने वाला है सेटलमेंट का रूट, केयर वर्कर्स के लिए अलहदा कोई पॉलिसीज़ आने वाली हैं। लेकिन हमने देखा कि उसके ऊपर भी अब तक कोई वाज़े अनाउंसमेंट सामने नहीं आ सकी। अब चूँकि वज़ीर आज़म की तब्दीली का ही प्रोसेस जारी है, उसमें भी जो असाइलम सीकर्स हैं, जो रेफ्यूजीज़ हैं, उसके हवाले से हमने देखा कि एक के बाद एक नई स्टेटमेंट जो है वो दी जा रही है। पहले कुछ हौसला अफजा खबर आई कि स्पॉन्सर किया जा सकेगा इंस्टीट्यूशंस की जानिब से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जानिब से, चैरिटीज़ की जानिब से। फिर अब ये खबर भी आई है जिसमें शबाना महमूद ने कहा कि वो ऐसी पॉलिसी लाने का प्लान कर रही हैं कि जिसमें रेफ्यूजीज़ को अगर वो सेटल स्टेटस हासिल करना चाहते हैं तो उनको 10,000 पाउंड जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का ख़र्चा उनके ऊपर हुआ है इस सारे प्रोसेस में, वो उनको वापस करना पड़ेगा। इसी पे बात करेंगे। हमें जो स्पेशल लीगल एक्सपर्टीज़ हम जानेंगे इस खबर के हवाले से, इन रूल्स के हवाले से, कि आया ये मुमकिन है भी या नहीं। रोमाना कौसर ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम रोमाना, कैसी हैं आप? सलाम, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपका खुद भी लेबर से ताल्लुक़ है, आपने इलेक्शन में कंटेस्ट किया, क्यों लेबर इमिग्रेंट्स के पीछे क्यों पड़ी हुई है? एक के बाद एक स्टेटमेंट हर कोई लेबर तो वो पार्टी थी जो ऐसा लगता था कि इमिग्रेंट्स फ्रेंडली है, लेकिन अब हम देखते हैं कि वो सबसे सख्त रूल्स लाने के लिए एक के बाद एक पॉलिसी स्टेटमेंट, एक के बाद एक स्टेटमेंट सामने आता है। डेफिनेटली आई थिंक लेबर पार्टी ने कुछ साल पहले भी इन्होंने ये कहा था कि माइग्रेशन कंट्रोल करना है इनको। आई थिंक ये इनका मेन एम है कि ये माइग्रेशन को कंट्रोल करें, बिकॉज देयर सो मेनी ओवरस्टेयर्स जो पहले से यहाँ पे यूके में हैं, और न्यू असाइलम सीकर्स जो इलीगल रूट से आ रहे हैं बाय बोट्स फॉर एग्जांपल, उनको वो कंट्रोल करना चाह रहे हैं। तो आई थिंक मेन इशू इनका मकसद यही है कि माइग्रेशन को कंट्रोल हम कैसे करें, बिकॉज एज यू नो देयर वर सो मेनी इश्यूज नॉट जस्ट विद असाइलम सीकर्स, लाइक जनरली पूरे ही इमिग्रेशन स्टेटस पे। सो आई थिंक विद लेबर पार्टी दे आर क्वाइट स्ट्रिक्ट, दे ट्राइंग टू, जितने लोग आ चुके हैं उनको डील नहीं कर पा रहे। तो वो चाहते हैं कि फ्यूचर में भी अगर हम कंट्रोल करेंगे तो फिर हमारे लिए इजी होगा। अच्छा रोमाना, हम इसके ऊपर तफसील से बात भी करेंगे। एक रिपोर्ट है जिसमें हमने ये बताया कि क्या वो चेंजेस लाने की कोशिश कर रही हैं, किस तरह से ये चेंजेस लागू हो सकती हैं, असाइलम सीकर्स के ऊपर गवर्नमेंट का कितना खर्चा होता है। इस हवाले से एक तफसीली रिपोर्ट है, वो दिखाते हैं, फिर आके रोमाना से मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। बरतानिया की हुकूमत ने पनाह गुज़ीनों से मुतालिक एक नई पॉलिसी मुतारिफ कराने का ऐलान किया है, जिसके तहत जिन अफराद को बरतानिया में पनाह दी जाएगी उन्हें मुलाजमत हासिल करने और मुनासिब आमदनी होने के बाद हुकूमत की जानिब से फराहम की गई रिहाइश और माली मुआवनत के अखराजात में तकरीबन 10,000 पाउंड वापस अदा करना होंगे। ये इकदामात हुकूमत के इमिग्रेशन एंड असाइलम बिल का हिस्सा हैं, जिनका मकसद ऐसे बालिग अफराद से अखराजात वसूल करना है जो माली तौर पर अदायगी करने की इस्तिताअत रखते हों। हुकूमत के मुताबिक बरतानिया में काम करने के अहल पनाह गजीनों को मुस्तकिल रिहाइश हासिल करने से पहले ये मुकर्ररा रकम अदा करना होगी। इसी तरह जिन अफराद की पनाह की दरख्वास्त मुस्तरद हो जाएगी वो बरतानिया छोड़ देंगे, उन्हें मुस्तकबिल में दोबारा बरतानिया आने से पहले भी ये अखराजात अदा करने होंगे। वज़ीर दाखिला शबाना महमूद का कहना है कि पनाह की सहूलत एक हक ज़रूर है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी वाबस्ता है। उनके मुताबिक जब कोई शख्स माली तौर पर मुस्तहकम हो जाए तो इसे बरतानवी आवाम की जानिब से दी गई मुआवनत के अखराजात वापस अदा करने चाहिए। अगरचे हुकूमत ने अभी तक ये वाज़े नहीं किया कि कितनी आमदनी पर अदायगी शुरू करना लाजमी होगी, ताहम ये बताया गया है कि अदायगी माहाना इकसाद की सूरत में की जा सकेगी और मुस्तकबिल में वज़ीर दाखिला को इस रकम और आमदनी की हद में तब्दीली का इख्तियार भी हासिल होगा। दूसरी जानिब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के माइग्रेशन ऑब्जर्वेटरी ने इस मंसूबे को इमिग्रेशन निज़ाम को मज़ीद सख्त बनाने की कोशिश करार दिया है। इदारे के मुताबिक पनाह गजीनों में रोजगार की शरह निस्बतन कम है, इसलिए हुकूमत के लिए स्कीम के जरिए खातिर खा रकम वापस हासिल करना आसान नहीं होगा।
आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल बरतानिया ने पनाह के मुतलाशी अफराद की रिहाइश और माली मुआवनत पर तकरीबन 4 अरब पाउंड खर्च किए। निजी रिहाइश में एक पनाह गुज़ीन पर एक रात का औसत खर्च 30.25 पाउंड है, जबकि होटल में 144 पाउंड तक पहुंच जाता है। उधर रेफ्यूजी काउंसिल ने इस मंसूबे को गैर मुनसिफाना करार देते हुए कहा कि ये पनाह गुज़ीनों पर एक इजाफी माली बोझ होगा, जिससे इनके लिए नई जिंदगी शुरू करना मजीद मुश्किल हो जाएगा। इदारे का मौक़िफ़ है कि जब तक पनाह की दरख्वास्त ज़ेर गौर होती है, हुकूमत खुद इन अफराद को काम करने की इजाज़त नहीं देती, इसलिए बाद में उनसे ये रकम वसूल करना मुनासिब नहीं। उधर शैडो वज़ीर दाखिला क्रिस फिलिप ने दावा किया है कि ये दरअसल कंजर्वेटिव पार्टी की पुरानी तजवीज़ थी, जिसे लेबर पार्टी ने पहले मुस्तरद किया था, लेकिन अब वही पॉलिसी अपना रही है। हुकूमत को उम्मीद है कि नए इमिग्रेशन एंड असाइलम बिल के जरिए एक ऐसा निज़ाम कायम किया जा सकेगा जो सख्त होने के साथ साथ मुनसिफाना भी होगा और गैर कानूनी हिजरत की हौसला अफजाई करने वाले अवामिल को कम करने में मदद देगा। इसी बिल के तहत हुकूमत महफूज और कानूनी रास्तों के जरिए पनाह गुज़ीनों की आमद के लिए नई स्कीमें भी मुतारिफ कराने का इरादा रखती है, जिनमें जामियात, कम्युनिटी तंजीमें और कारोबारी इदारे पनाह गुज़ीनों की किफ़ालत कर सकेंगे, ताकि सरकारी अखराजात में कमी लाई जा सके। ये डिटेल्ड रिपोर्ट आपने देखी। यकीनन ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है असाइलम सीकर्स के ऊपर, रेफ्यूजीज़ के ऊपर रोमाना, लेकिन लीगली क्या ये पॉसिबल हो भी सकता है कि आप किसी को एक रकम अदा करें, वो भी अपनी मर्ज़ी से, या ख़ुद ही हुकूमत की जानिब से ये बैन होता है कि असाइलम सीकर्स काम नहीं कर सकते। तो अब क्या ये लीगली हो सकता है, परमिसिबल है कि वो बाद में उनसे कहें कि अब आप सेटल स्टेटस चाहते हैं 4 साल 5 साल बाद, जितने भी साल बाद, तो आप हमें 10,000 पाउंड्स वापस करें? इसमें ये है कि अगर ये क्वेश्चन है कि लीगली ये हो सकता है कि नहीं, देन होने को तो ऑब्वियसली कोई भी रूल पार्लियामेंट में पास हो सकता है, सो लीगली ये कर सकते हैं, दे कैन पास दिस रूल। बट अगर आप देखा जाए, अगर प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है तो इसमें क्वेश्चंस रेज होते हैं कि इट वो बी इनह्यूमन कि आप असाइलम सीकर्स जो वनरेबल लोग हैं यहाँ पे, जो अपनी वो कंट्री से छोड़ के यहाँ पे आए हैं, उनसे एक्सपेक्ट करना कि वो कंट्रीब्यूट करेंगे इन फ्यूचर जस्ट बिकॉज जस्ट टू गेट दैट सेटलमेंट, वो अनफेयर होगा। बट लीगली अगर ये रूल पास भी हो जाए, देन इसमें काफ़ी गैप्स हैं, एंड आई डोंट थिंक ऐसा रूल होगा दैट्स वन फिट फॉर रूल। हर असाइलम सीकर का डिफरेंट बैकग्राउंड होता है, डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। फॉर एग्जांपल कोई फीमेल होगी वनरेबल, शी माइट बी मदर विद चिल्ड्रन, वो काम नहीं कर पाएगी टू मेक द इनकम, सो आई थिंक इट्स क्वाइट अनफेयर। अच्छा, आप कह रही हैं कि अनफेयर है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं, जैसे होम सेक्रेटरी हैं, जिनके सामने सारे वो हक़ाइक़, सारे फैक्ट्स रखे जाते हैं, उसके बावजूद वो ये फ़ैसला करती हैं, आपको क्या लगता है कि ये ऑपोजिशन या रिफॉर्म यूके का प्रेशर है, या वाकई इस वक्त इतना ज़्यादा ये सिचुएशन सीरियस हो चुकी है कि उनको लगता है कि अगले कुछ सालों में शायद वाकई यहाँ पे बहुत हालात ख़राब हो जाएंगे, बहुत लोग वेलफेयर और बेनिफिट्स ले रहे होंगे? क्यों वो ये फैसले कर रही हैं जबकि अभी तक अमल दरामद वो इम्प्लीमेंटेशन किसी पे नहीं करा सकी? अगर देखें, जो अकोमोडेशन जो यूके में असाइलम सीकर्स को अकोमोडेशन मिलती है या फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है, उसमें वो स्पेंड कर चुके हैं अराउंड 4 बिलियन ऑलरेडी इन 1 ईयर, सो विच इज़ एक बड़ी अमाउंट है। एंड ये यूके गवर्नमेंट कहीं और भी यूज़ कर सकती है, जैसे मेडिकल रिसोर्सेज में फॉर असाइलम सीकर्स। तो उनका ये मानना है कि अगर हम इसको कंट्रोल करेंगे या हमें कुछ ना कुछ वापस इनसे मिलेगा, एंड असाइलम सीकर्स को पहले से पता होगा कि दे विल बी लायबल टू पे। अगर वो अकोमोडेशन या फाइनेंशियल सपोर्ट उनको मिली है तो उन्हें रिटर्न करना है। सो उस हिसाब से ये पॉलिसी इस लाइन पे वो सेट करना चाह रहे हैं। बट अगेन आई नो उनका बैकग्राउंड या थिंकिंग क्या है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखें, बिकॉज हम असाइलम सीकर्स जो हो हमारे क्लाइंट्स हैं जिनसे हम रोज़ डील करते हैं, अगर आप ऑन द ग्राउंड जाके देखें, इट्स नॉट पॉसिबल, उस इन माय ओपिनियन उस बेस पे ये अनफेयर होगा। तो ये अभी जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी जानिब से जो स्टैट्स शेयर किए गए हैं कि अभी तक पिछले कुछ सालों में उन्होंने देखा कि सिर्फ ओनली 13% ऑफ असाइलम सीकर्स आर अर्निंग लाइक 20,000 पाउंड्स पर एनम, लाइक इससे या इससे मैक्सिमम की इससे कम ही है इनकम। तो आपके पास जो केसेस आते हैं, आपको लगता है कि आपने कहा वल्नरेबल केसेस भी होते हैं, केस टू केस वेरी करता है, क्या उनमें से बहुत सारे इस पोजीशन में होते हैं कि वो
£10,000 से ज़ायद रकम ऑब्वियसली वो अर्न करेंगे तो 10,000 पर मंथ वो वापस कर सकेंगे। ये मोस्टली जो हमने देखे असाइलम सीकर्स वो इस पोजीशन में नहीं होते एंड नो इमीडिएटली हो सकता है कुछ सालों के बाद वो इम्प्रूव करें अपनी स्किल्स या थोड़ा वो सेटल हो जिस ट्रॉमा से वो गुजरें जो भी उनके ऊपर इम्पैक्ट हुआ अपनी कंट्री छोड़ के किसी और कंट्री में सेटल होना इज़ अ बिग इशू। सो इसमें मे बी कुछ टाइम के बाद वो थोड़ी सेटल हों कि वो काम कर सके, लेकिन नो एवरी असाइलम सीकर इज़ लाइक एक्सपीरियंस जो अपनी कंट्री को छोड़ के आते हैं उनके पास ना तो पैसे होते ना कोई एक्सपीरियंस होता है, कुछ लोगों के पास एजुकेशन भी नहीं होती बैकग्राउंड। और कुछ बच्चे हैं, अब ये समझ नहीं आ रहा कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। जैसे बहुत सारे छोटे बच्चे हैं, ख़ानदान आ गया, उनकी बड़ों को पे करना है या बच्चों को भी पे करना है, और अभी तक इस बारे में भी कुछ नहीं पता कि आपकी जैसे टोटल आपने £10,000 पे करना है अभी तक उनके मुताबिक पॉलिसी जो वो रेकमेंड कर रही हैं, सजेस्ट कर रही हैं, तो किस हद तक आपकी सैलरी में से माहाना डिडक्ट करेंगे कि आप £10,000, और फिर एडजस्ट भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसको आने वाले दिनों में बढ़ाया भी जा सकता है, कम भी किया जा सकता है। तो आपको लगता है कि इससे डिस्करेज नहीं होते लोग यहाँ पे, वो लोग जो कि ठीक है they are living as refugees or asylum seekers, but they believe in this system, they believed in England, that's why they came here, लेकिन अब यहाँ पे भी अगर ऐसे होगा तो वो डिस्करेज नहीं होंगे? यूके गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अंडर ह्यूमन राइट्स के उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। सो ये पॉलिसी भी लेके वो उनको डिसाइड ये भी माइंड में रखना होता है कि हम कैसे इस पॉलिसी को अफेक्ट करेंगे। लेकिन अगर उन्हीं वनरेबल लोगों से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उनके पास उनके ऊपर आने से पहले ही बर्डन डाल रहे हैं, देन ऑब्वियसली इट्स अनफेयर एंड उनको जैसे आप देख रहे हैं कि लाइक इलीगल एंट्री भी लोग वो स्टॉप कर रहे हैं, तो आने से पहले ही कोई वैसे ही डर जाएगा कि हमने यहाँ पे आके हमें शायद असाइलम ना मिले, शायद हमें पैसे देने पड़े, तो ये चीज़ें उनको वो सोचेंगे। लेकिन जो एक्चुअल असाइलम सीकर्स हैं, जो वनरेबल हैं, जिनको अर्जेंट प्रोटेक्शन की ज़रूरत है अपनी वो कंट्री में, लाइक फॉर एग्जांपल इवन इन अफ़गानिस्तान से जो आते हैं लोग, वो ये सोच के तो ऑब्वियसली घबरा जाएंगे कि हमने यहाँ पे आके ऐसे करना है, एंड ये जो स्ट्रिक्ट रूल्स शो कर रहे हैं उससे लोगों को और प्रॉब्लम होगी। अच्छा, ये रूल अभी इससे पहले एक जो इमिग्रेशन रूल वो लेके आना चाह रही थी कि 5 से 10 ईयर प्लान कर दिया जाए सेटलमेंट का, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी आमदनी कम है, जो कम अर्न कर रहे हैं, स्पेशली केयर वर्कर्स के हवाले से तो उन्होंने ये भी कह दिया था अपनी फैमिलीज नहीं लेके आ सकते। एक कंसल्टेशन का प्रोसेस हुआ, वो कंसल्टेशन कंप्लीट हुई, लेकिन अभी तक हमने कुछ सुना नहीं है उसके बारे में। तो आप यकीनन बहुत सारी जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी अपनी राय उसके ऊपर दी थी। आपका क्या ख्याल है, आपके लिहाज से क्या वो भी प्रैक्टिकल था, वो इम्प्लीमेंट किया जाता था, कंसिडरिंग कि वो उसको रेट्रोस्पेक्टिवली करना चाह रही थी इम्प्लीमेंट? जैसे आपने कहा कि इट्स लाइक अ मेजर क्वेश्चन, एंड अभी भी लोग हमसे यही क्वेश्चन पूछते हैं। जो स्किल वर्कर्स ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं, दे थिंक अगर चेंज होंगे रूल्स तो उनको भी अफेक्ट होंगे, एंड नॉट जस्ट न्यू पीपल दैट वांट टू एंटर। सो इसमें ये बहुत ही मेजर क्वेश्चन है। अभी इसमें कोई फाइनल रूल नहीं सेट हुआ, इवन दो बात पार्लियामेंट तक जा चुकी थी, बट नथिंग्स बीन फाइनलाइज्ड। सो इस पे इन माई ओपिनियन it would be unfair if it was going to be implemented on those who are already here. तो उनके लिए मुश्किल होगा, because obviously एक रूट पे आप आए हैं, कुछ expectations लेकर आए हैं कि इतने टाइम तक आपने यहाँ पे टाइम स्पेंड करना है, एंड कुछ लोगों की सैलरी भी इतनी वो नहीं होती, तो अगर वो सैलरी के ऊपर इनकम बेस्ड करेंगे then it will be difficult as well. एंड जैसे आपने कहा मोस्टली वो फैमिलीज़ के साथ पहले से जो लोग आ चुके वो फैमिलीज़ के साथ आए, एंड जो नई फैमिली के साथ आए उनको सेटलमेंट लेने के लिए 10 years और लग जाएंगे, which will affect their human rights and family rights. अच्छा रुबाना, मैंने शुरू में भी बात की थी कि आपने ख़ुद भी जो लोकल इलेक्शंस थे उसमें कंटेस्ट किया, और फिर आपने देखा कि पूरे मुल्क में बहुत सारी जो सीट्स हैं लेबर की, उसके ऊपर उनको एक सेटबैक का सामना करना पड़ा। तो किस तरह से लेबर में जो लोकल आपके काउंसलर्स हैं या लोकल आपकी पॉलिटिशियंस हैं, इंक्लूडिंग यू, किस तरह से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि क्या क्या रीजंस हुए
کہ لیبر کو اس سیٹ بیک کا سامنا کرنا پڑا؟ It's quite sad actually because جو لوکل الیکشنز تھے وہ لوکل کمیونٹی کے لیے تھے. جو لوکل ہمارے کاؤنسلرز ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں کمیونٹی کے لیے, ایوری ڈے لیونگ میں جو ایشوز فیس کرتے ہیں, نو انٹرنیشنل ایشوز. وہ لوکل الیکشنز انٹرنیشنل ایشوز کور کرنے کے لیے نہیں تھے, بٹ it had an impact. You know, overall جو پارٹی کا جو امپیکٹ تھا, آپ نے دیکھا جیسے پرائم منسٹر نے بھی ریزائن کر دیا ہے, and that is because of the pressure of you know other labor members. تو کافی سیٹس ہماری لوکل کمیونٹی میں بھی لوز ہوئی ہیں لیبر کی, اینڈ آئی بلیو اوور آل امیگریشن جو ایشو ہے وہ بھی ایک امپیکٹ ڈیفینیٹلی کیا ہے, اینڈ دوسری بھی ایشوز یو نو کولیبریٹس آل ٹوگیدر, سو اٹ ہیز ہیڈ اے میجر امپیکٹ. آئی تھنک ان کو زیادہ پریشر ریفارم پارٹیز کی طرف, اپوزیشن پارٹیز کی طرف سے بھی آتا ہے, سو ان کو وہ پالیسیز یا ان کا جو ویو پوائنٹ ہے وہ دیکھ کے بھی ڈیسیژنز لینے ہوتے ہیں. اچھا, آپ نے ابھی ریفارم یو کے کی بات کی, آپ کا بھی ایک میں کہتی ہوں کہ امیگرینٹ فیملی سے تعلق ہے ماشاء اللہ سے. اب تو آپ پولیٹیشین ہیں اور ایک ایکٹیو ممبر ہیں لیبر کی, تو کیسا لگتا ہے جب ایسی ڈبیٹ ہوتی ہے, جب آپ سنتی ہیں کہ گو بیک ٹو یور ہومز اور آپ کے اسکن کلر کی وجہ سے آپ کو جج کیا جاتا ہے, اور آپ بہت ساری آج کل نیگیٹو اور ہیٹ اسپیچ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے امیگرینٹس کو, تو آپ کو پرسنلی کیسا فیل ہوتا ہے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح سے اس سچویشن کو بدلا جا سکتا ہے؟ فیملیز کچھ بہت زیادہ ان میں بے چینی ہے کہ کیا ہم اپنے بچوں کو یہاں پہ بڑا کر رہے ہیں, ان کی سیکنڈ تھرڈ جنریشنز ہیں یہاں پہ, وہ پبلک سروس میں بھی ہیں, وہ بہت سارے اچھے پروفیشنز میں ہیں, سرو کر رہی ہیں اس کنٹری کو, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کوئی آئے گا اور ان کو بولے گا گو بیک ٹو یور کنٹری. There is a lot of racism, there is a lot of hate crime as well, جو overseas جو آئے ہیں, even recently یا بہت پہلے کے آ چکے ہیں, وہ بھی فیس کرتے ہیں یہاں پہ. unfortunate آپ کو کام کی you know work place میں بھی ہوتا ہے, any field میں any profession میں بھی ہو رہا ہے, even on the streets in general public. آپ دیکھیں knife crime بھی increase ہو گیا, there's a lot of criminal issues that are going on as well, and یہ سب race سے related ہیں. I think the public need to be made more aware. ان کو پبلک کو اور اویئر کرنا چاہیے کہ you know different countries جو ہوتے ہیں they should be treated equally, and وہ دیکھتے ہیں امیگرینٹس کو ایز آؤٹ سائڈرس, ایون اگر وہ یہاں پہ سیٹل ہیں, وہ برٹش بھی ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں, ایون گورنمنٹ جابس کر رہے ہیں, سو ان کو یہ ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں. لیکن آئی تھنک کوئی اویئرنیس کرنی چاہیے پبلک کو ان جنرل کہ یہ ایسے ایشوز نہ ہو. آپ اس کنٹری میں بڑی ہوئی ہیں اور یہ کنٹری آپ کا فرسٹ ہوم ہے, اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. while growing up آپ نے did you witness the same conditions کہ ایسی حالات تھے, ایسی hate speech تھی, یا ابھی کچھ عرصے میں آپ کو لگتا ہے کہ اس میں اضافہ ہوا ہے؟ To be honest, ہمیں while we were growing up ہمیں ایسے اتنا کچھ فیس نہیں کیا, because I think اس ٹائم تھوڑی it was a different kind of environment. ابھی جو ہے جیسے سوشل میڈیا, نیوز اینڈ لاٹ آف لائک ریفیوجیز جو آئے ہیں ان کو وہ بلیم کرتے ہیں. اس ٹائم اتنا نہیں تھا, اٹ واز اے ڈفرنٹ انوائرمنٹ, ہم ڈفرنٹ انوائرمنٹ میں گرو اپ ہوئے تھے. ابھی ہم زیادہ دیکھ رہے ہیں, I believe in the last maybe like you know 10 years you can say, اس میں یہ زیادہ دیکھا جا رہا ہے. And I think reason for this is probably because different countries سے لوگ آئے ہیں, اینڈ یہاں پہ again جو مائگریشن کا ایشو ہے, لوگ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ lot of migrants آئیں, لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ پازیٹیولی جو مائگریشن لوگ مائگریٹ کر کے آئیں انہوں نے پازیٹیو کیا کیا ہے یو کے میں. اچھا, یہ بھی سب سے بڑا ایشو تھا. ہم نے پچھلے دنوں جو فار رائٹ کے پروٹیسٹ ہوئے, اس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ کچھ ایسے سلوگنس لگا رہے تھے کہ بہت زیادہ خوفناک تھے, اور بچوں کو یہ چیز اسکول میں بھی نہیں بتائی جا رہی, یقیناً گھروں پہ کوئی بتا رہا ہے یا سوشل میڈیا. آپ کو لگتا ہے کہ جو پرائم منسٹر نے انڈر 16 کے لیے سوشل میڈیا ایپس کے اوپر پابندی لگائی ہے, اس کا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ ایسا لگ رہا تھا کہ سوشل میڈیا پہ اتنا کچھ ہے, اتنا کانٹینٹ ہے, اور مینلی وہ ہیٹ اسپیچ اور نیگیٹو کانٹینٹ وائرل ہوا ہوتا ہے. تو اچھا کیا انہوں نے انگلینڈ پہ, جیسے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جو ایکسٹرنل ایلیمنٹس ہیں جیسے ایلون مسک ہیں, وہ انگلینڈ کو ڈیوائڈ کرنے کی, کمیونٹیز کو ڈیوائڈ کرنے کی کوشش ہو رہے ہیں, تو انہوں نے یہ جو ینگ
अभी लौट आनी है, इसके जहन को बचाया है ये करके? I think it's positive. I definitely think it's positive, and I think लिमिट होनी चाहिए उसमें ना. अगर अंडर 16 सोशल मीडिया से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उसमें टाइम लिमिट भी होनी चाहिए. एंड कुछ वेबसाइट्स में भी सोशल एप्स जो होते हैं उसमें भी लिमिट्स होनी चाहिए. ऑफ कोर्स सब कुछ सारी मोस्टली एजुकेशन भी ऑनलाइन है आजकल. आप काम जो करते हैं, होमवर्क, रिसर्च, ये सब कुछ ऑनलाइन होता है. सो कम्प्लीटली सोशल मीडिया लाइक इंटरनेट स्टॉप करना तो ऑब्वियसली इम्पॉसिबल होगा. लेकिन अगर स्टेप्स लें कि सोशल मीडिया पे इतना वो इंटरेक्ट ना करें, उनको इतना एक्सपोजर नहीं मिले, वो थोड़ा पॉजिटिव इफ़ेक्ट हो सकता है उनके ऊपर. जैसे आप कह रही हैं कि ये हेट क्राइम जो है ऑनलाइन ही वहीं से शुरू होता है. अभी जब यूके में हमने हीट वेव देखा, उस पर भी लोगों ने क्रिटिसिज्म लाइक जोक्स बनाए कि इमिग्रेंट्स जो हैं ये हीट लेकर आए, विच इज़ क्वाइट अनफेयर थिंग टू से. सो इट्स बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. फिर ऐसी चीज़ें स्प्रेड भी ऑनलाइन होती हैं, अवेयरनेस भी वहीं से मिलती है. आप एक लीगल एक्सपर्ट भी हैं, आपको लगता है कि यहाँ पे जो फ्री स्पीच और हेट स्पीच है उसमें एक लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत है? क्योंकि बहुत सारे लोग हेट स्पीच के आगे कवर लेते हैं कि ये तो हमारा राइट है, ये तो फ्री स्पीच है, हम आपसे डिफरेंट सोचते हैं तो आपको हम पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए. ये इन द पास्ट जो हेट स्पीच या फ्रीडम ऑफ स्पीच होती थी वो डिफरेंट थी. वो ये था कि कोई अपनी ओपिनियन किसी टॉपिक के ऊपर, बात के ऊपर बोल सकता है. बट दिस इज़ डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म. ये एक डिफरेंट उसमें आ जाता है. जो फ्रीडम इन द पास्ट जो फ्रीडम स्पीच होती थी वो कम्प्लीटली डिफरेंट थी. अगर किसी ने जैसे किसी बात पे स्ट्राइक करनी है या फॉर एग्जांपल मिनिमम वेज के ऊपर, वो एक डिफरेंट स्पीच का मैटर था. अभी ये तो रेसिज्म में आ गया है, एंड डायरेक्ट आप किसी ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं. चलें, बहुत शुक्रिया रोमाना, आपने हमें ज्वाइन किया. रोमाना कौसर हमारे साथ ही अपनी जो लीगल एक्सपर्टीज़ हैं, अभी जो असाइलम सीकर्स या रेफ्यूजीज़ के हवाले से शबाना महमूद पॉलिसी लाने का ऐलान कर रही हैं कि उनको £10,000 वापस पे करना होंगे अगर वो सेटल्ड स्टेटस चाहते हैं. इसके ऊपर हमारी रहनुमाई कर रही थी कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है भी या नहीं. इसी के साथ हमारे शो का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है. हमें दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.